गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल BDN पब्लिक स्कूल। आज हम 8th क्लास हिस्ट्री का 3rd चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना उसको आगे रीड करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुद्रा व्यवस्था, इससे पहले हम दो व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, एक स्थायी बंदोबस्त और एक महलवारी व्यवस्था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त और महलवारी जो 1822 में हुआ था और जो स्थायी बंदोबस्त थी वो 1793 में लागू हुआ था। अब हम पढ़ेंगे आज एक तीसरी व्यवस्था के बारे में, मुद्रा व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा कि अब जो ब्रिटिश अधीन था जो दक्षिण भारत, उनके इलाकों में भी अब स्थायी बंदोबस्त को हटाकर उसकी जगह एक नई व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार का नाम दिया गया या फिर रैयतवारी का नाम दिया गया। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे किए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में आजमा कर देखा था? जो टीपू सुल्तान का क्षेत्र था, राज्य था मैसूर, उस के इलाकों में सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, आजमा कर देख लिया गया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। ठीक है, किसानों को ही रैयत बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं? रैयत। ठीक है, और इसी नाम पर इस व्यवस्था का नाम रखा गया रैयतवारी व्यवस्था। तो वहाँ पर क्या थे? परंपरागत जमींदार नहीं थे, तो वहाँ पर क्या जो रीड और मुनरो ने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पर सीधे जमीनों जो जमींदारों के हाथ में बागडोर ना दे के किसानों से ही बंदोबस्त कराया जाए। आगे है, राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। आगे है, सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। अब जैसे जैसे ज़मीन से आमदनी बढ़ने लगी, अब राजस्व है जो अंग्रेज सरकार, उन्होंने क्या किया? राजस्व को भी बढ़ा दिया धीरे धीरे। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, आगे है, यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से भी सही फसलें पैदा की जा सकती हैं। उन्होंने अपना फ़ायदा इसके अंदर खोज निकाला। वो सोचते थे कि ग्रामीण क्षेत्र से हम अकेला पैसा ही नहीं बल्कि हमें जो ज़रूरत है यूरोप के लिए, उन फसलों को भी हम यहाँ पर उगा सकते हैं, उनकी पैदावार कर सकते हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में किसके लिए मजबूर किया गया? क्या उगाने के लिए? पटसन उगाने के लिए। असम में चाय उगाने के लिए। संयुक्त प्रांत यानी कि आज के दिन उत्तर प्रदेश, उसमें गन्ना उगाने के लिए उनको मजबूर किया गया। पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी पद्धति को अच्छी तरह से समझें। क्या रंग का कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के 2 छापों की तस्वीर दी गई है। ये देखिए, ये चित्र 5 है, ये चित्र 6 है। इसमें एक कलमकारी छापा जो 20वीं सदी भारत का है, और ये है मॉरिस कॉटन छापा
19वीं सदी का उत्तरार्ध यानी कि 19वीं सदी के बाद वाले हिस्से में तैयार हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में। ठीक है, ये भारतीय कलाकारी है और ये क्या है, इंग्लैंड की कलाकारी है। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम्स मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रभाव देखने को मिलता है या इस्तेमाल किया गया है। इसे आम तौर पर नील कहा जाता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? नील जो है उसको कैसे पैदा किया गया, कैसे? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, उत्पादक था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। ठीक है, जहाँ पर कुछ गर्मी हो। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोप के बाज़ारों में उपलब्ध थी। ज़्यादा इतनी मात्रा नील की उपलब्ध नहीं थी यूरोप के बाज़ारों में। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। अब किसी चीज़ की शॉर्टेज है, अल्पता है, तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। अब जो वोड पौधा है वो शीतोष्ण क्षेत्र यानी कि जहाँ पर ठंड का क्षेत्र हो वहाँ पर उग जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। क्यों लगा दें? जिससे कि जो वोड उत्पादक है उनके उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदार मिल सकें। ठीक है, उनका जो वोड का व्यापार है वो अच्छे से चल सके। इसलिए उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया कि नील के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अगर नील हमारे बाज़ार में बिकेगा तो वोड के जो उत्पाद हैं वो नहीं बिकेंगे। आगे देखो, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। पहले तो क्या था, पाबंदी लगी थी पूर्ण रूप से, लेकिन बाद में 17वीं शताब्दी के आते आते जो यूरोपीय कपड़ा उत्पादक थे उन्होंने सरकार को मना लिया और इस पाबंदी में कुछ ढील देने के लिए राजी कर लिया। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। आगे देखो, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। अब जैसे ही जब कपास का उत्पादन बढ़ गया तो कपड़े भी ज़्यादा मात्रा में बनेंगे और कपड़े ज़्यादा मात्रा में बनेंगे तो उनकी रंगाई की भी ज़रूरत पड़ेगी और रंगाई की ज़रूरत पड़ेगी तो नील की भी मांग बढ़ जाएगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई थी। क्यों हो गई थी बंद? आपको पता होना चाहिए 18वीं शताब्दी के आखिर में अमेरिकी क्रांति हुई थी। ठीक है, उस अमेरिकी क्रांति के कारण वहाँ पर जो नील की आपूर्ति थी ब्रिटेन के अंदर वो बंद हो गई थी, क्योंकि अमेरिकन्स ने उनके खिलाफ आवाज़ उठा दी थी, क्रांति छेड़ दी थी। अब देखो, 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे।
यह नील कहाँ से मिल सकता था? अब दुनिया के जो कई हिस्से थे वहाँ पर नील का उत्पादन बंद हो गया था। ठीक है, कुछ का कारण मैंने आपको बताया था, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के अंदर क्रांति। ठीक है, लेकिन अब जो नील का उनको एक नया क्षेत्र चाहिए था कि वो कहाँ से नील को प्राप्त कर सकते हैं, आपूर्ति कहाँ से कर सकते हैं, जिससे उनकी जो खोई हुई जो नील की आपूर्ति जो पहले होती थी वो दोबारा से रिकवर हो सके। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी कि जैसे तैसे कैसे भी भारत के अंदर नील की खेती कराई जाए। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। अब बंगाल में नील की खेती की जाने लगी। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाज़ारों में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था, लेकिन 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। आप इसे समझ गए होंगे 30 से 95% कि इससे तो बंगाल में उत्पादित नील है उसकी कितनी कीर्ति थी, कितना विख्यात हो गया था विश्व के अंदर वो। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। अब क्या है कि अंग्रेज़ों को भी, जो अंग्रेजी अफसर थे जो कंपनी के, उनको भी लगने लगा कि इसके अंदर फ़ायदा है, तो वो कंपनी से अलग अपना क्या करने लगे, वहाँ पर व्यवसाय नील का करने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी, यानी कि कंपनी की नौकरियां छोड़ दी और अपना स्वयं का व्यवसाय वहां पर शुरू करने पर ध्यान दिया। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्ज देने को तैयार रहते थे। अब जो इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से जो नए अंग्रेज आते थे, उनके पास अगर पैसा भी नहीं होता था नील की खेती करने के लिए, तो या तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको पैसे दे देती थी या फिर बैंक उनको पैसे दे देता था। ठीक है, नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक था निज और दूसरा था रियायती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वे वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों का काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, अब निज खेती की जो समस्याएं थी वो क्या थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने की मुश्किल आ रही थी। अब एक बार उन्होंने जितना भाड़े पर ले लिया, अगर उनको उसके अंदर मुनाफा नज़र आ रहा है और वो चाह रहे हैं कि क्यों ना हम अपने जो नील का जो क्षेत्रफल है नील खेती का उसको फैला लें और बढ़ा लें, तो उसमें उनको दिक्कत आ रही थी। और क्यों आ रही थी वो देखते हैं। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। ठीक है, अगर ज़बरदस्ती किसी किसान को उसकी ज़मीन से हटवा दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका क्या करेगा, बहिष्कार करेगा। और किसान और वहाँ पर जो निज खेती के मालिक होते थे, नील के बड़े बड़े बागानों के मालिक होते थे, उनके बीच में टकराव की संभावना बढ़ जाती थी। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय पर होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे, यानी कि नील की खेती और किसान धान की खेती और नील की खेती एक ही समय पर होती थी। अब मजदूरों की ज़रूरत नील के जो बागान मालिक हैं उनको भी होती थी और ज़रूरत धान की खेती में भी मजदूरों की होती थी। अब बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बहुत बड़ी समस्या थी।
किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। अब उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। अब किसानों से उधार भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि किसान जो छोटे किसान थे उनको भी अपने लिए चाहिए होती थी, वो खेती करते थे स्वयं। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। ठीक है, ये समस्याएं थी कुछ जो बागान मालिकों को अपने बागान खेती जो नील की खेती थी उसके क्षेत्रफल में अगर वो बढ़ावा करना चाहते तो उस समय ये उसको समस्याएं आ रही थी। अब देखो 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्र फैलाने में हिचकिचाने लगे। इस व्यवस्था के तहत नील के पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। यानी कि जो इस व्यवस्था के तहत जो पैदावार की जाती थी वो केवल 25% ज़मीन पर ही की जाती थी, और जो बाकी ज़मीन बच गई उस पर रैयती व्यवस्था से नील की खेती की जाती थी। अब रैयतों पर की ज़मीन पर नील की खेती कैसे की जाती थी? रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। ठीक है, यानी कि एक एग्रीमेंट करते थे। ठीक है, रैयत यानी कि किसान जो वहाँ के लोकल होते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। ठीक है, कि जो उनके साथ एग्रीमेंट कर लेता था नील की खेती के लिए तो उन्हें क्या था कि कम ब्याज दर पर पैसे मिल जाते थे। ठीक है, कर्जे के लिए कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। अगर किसी रैयत के पास 100% ज़मीन है उसमें से उसका 1/4 हिस्सा यानी कि 25% उस पर नील की खेती करनी होती थी। ये एग्रीमेंट था, ये अनुबंध था। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्कर दोबारा से चलता रहता था। इससे क्या हो गया कि किसान की कमाई तो हुई नहीं, वो अपना एक कर्जा उतारता तो उसको दूसरा कर्जा मिल जाता, वो कर्जे में ही रहने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था इतनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता था। ये सिलसिला चलता रहता था कि एक फसल आई और उन्हें दूसरा कर्जा मिल गया, लेकिन उसका कर्जा कभी उतरा ही नहीं, ख़त्म हुआ ही नहीं। और जो कीमत उसको नील की खेती के बदले में मिलती थी वो काफ़ी कम होती थी, उससे वह अपना कर्जा उतार नहीं सकता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेता था। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, वह मिट्टी धान की खेती के लिए खराब हो जाती। अब किसान और भी गरीबी में आ जाते। अगर वो नील की खेती नहीं करते, धान की खेती करते तो वो फसल भी उनकी अच्छी नहीं होती। आगे है नील विद्रोह और उसके बाद। ये वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।